डियर स्टूडेंट्स, आज हम अरस्तु जो कि यूनानी विचारक था, उसने क्रांति के संबंध में जो विचार दिए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अरस्तु एक प्रमुख यूनानी विचारक के रूप में जाना जाता है और उस समय यूनानी नगर राज्यों के जीवन की प्रमुख विशेषता थी कि उनमें राजनीतिक अस्थिरता थी। उस अस्थिरता के परिणाम अरस्तु ने स्वयं देखे थे, इसलिए उसने उस अस्थिरता को क्रांति नाम देते हुए उसे दूर करने के उपाय सुझाए। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में क्रांति को परिभाषित किया है और क्रांति के उद्देश्य बताए हैं। उसके अतिरिक्त आज हम क्रांति के प्रकार, क्रांति के कारण, इन सभी पर चर्चा करेंगे। अरस्तु ने कहा है कि राज्य, संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। क्रांति पूर्ण रूप से भी हो सकती है और आंशिक भी। अरस्तु ने क्रांति के मुख्य रूप से 4 उद्देश्य बताए हैं। पहला उद्देश्य है संविधानों में परिवर्तन। दूसरा, संविधान द्वारा स्थापित शक्ति को अपने हाथ में लेना। तीसरा उद्देश्य है स्थापित संविधान को और अधिक वास्तविक बनाना। चौथा उद्देश्य संविधान द्वारा स्थापित किसी संस्था अथवा अधिकारी में परिवर्तन। ये सभी क्रांति के उद्देश्य हैं। अरस्तु ने क्रांति के स्वरूपों पर भी विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है और बताया है कि क्रांति के कुछ स्वरूप इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे पूर्ण या आंशिक, रक्तपूर्ण या रक्तहीन, वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक, या वर्ग विशेष की क्रांति अथवा जन उत्तेजकों की क्रांति। अरस्तु ने क्रांतियों के कारण पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए कहा है कि क्रांतियों के 2 प्रकार के कारण हो सकते हैं। पहला सामान्य कारण और दूसरा विशेष कारण। सामान्य कारणों में अरस्तु ने सर्वप्रथम असमानता को बताया है। समानता के 2 रूप होते हैं, पूर्ण समानता और आनुपातिक समानता। लेकिन अरस्तु ने स्वयं कहा है कि छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोही बना करते हैं और बराबर की स्थिति वाले बड़े बनने के लिए। यही वह मनोदशा है जिसमें क्रांतियों की उत्पत्ति होती है। असमानता के बाद में अन्याय को अरस्तु ने क्रांति का सबसे बड़ा कारण बताया है। अरस्तु ने कहा है कि मित्रता और न्याय ही राज्य के नैतिक आधार हैं। इसलिए अन्याय और दुर्भावना, असंतोष और अस्थिरता के कारण हैं। अरस्तु ने क्रांति के विशेष कारणों की भी चर्चा की है। विशेष कारणों में अरस्तु ने कहा है कि क्रांति शासकों की धृष्टता या लाभ की लालसा की वजह से भी हो सकती है, या फिर शासक में जब सम्मान की लालसा हो और
शासक बिना किसी कारण से किसी को अपमानित करता हो तो जनता रुष्ट होकर विद्रोह कर देती है। तीसरा विशेष कारण ये अरस्तु ने क्रांति का बताया है कि किसी प्रकार की उत्कृष्टता, यदि कुछ व्यक्तियों या किसी व्यक्ति में अधिक उत्कृष्ट और शक्तिशाली बनने की लालसा होती है और वह शक्तिशाली बन जाता है तो वह शासन की सत्ता को सहन नहीं करता। घृणा को भी क्रांति के विशेष कारणों के रूप में अरस्तु द्वारा बताया गया है। जब उदाहरण के लिए जब धनिक तंत्र में शासक वर्ग अधिकार वंचित दरिद्र जनता को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है तो ऐसी स्थिति में जनता विद्रोह कर देती है। भय भी क्रांति का एक विशेष कारण है। भय दो प्रकार से व्यक्तियों को क्रांति के लिए प्रेरित करता है, एक तो अपराध से बचने के लिए और दूसरा अन्याय का प्रतिकार करने के लिए। प्रमाद भी क्रांति का कारण होता है। जनता अपने आलस्य और उपेक्षा के कारण उन व्यक्तियों को सत्तारूढ़ होने दे सकती है जो वर्तमान शासक के प्रति निष्ठावान नहीं होते। विदेशी या विजातीय तत्व भी कई बार क्रांति का कारण बन जाते हैं, क्योंकि ये विजातीय तत्व विदेशी शत्रुओं के साथ मिलकर राज्य के लिए संकट खड़ा कर देते हैं। कभी कभी क्षुद्र घटनाएं भी क्रांति को घटित कर देती हैं। इसलिए छोटी मोटी घटनाएं, कुछ क्षुद्र घटनाएं जो राज्य में होती है, उन पर भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है। क्रांति का एक अन्य कारण परस्पर विरोधी वर्गों का संतुलित होना भी है। जब एक पक्ष दूसरे पक्ष से प्रबल होता है तो सामान्यतः संघर्ष नहीं होता, पर जब दोनों पक्षों की शक्ति बराबर होती है, दोनों को विजय प्राप्त करने की लालसा होती है, तो फिर विद्रोह हो जाता है। अरस्तु ने क्रांति के विशेष कारणों के साथ साथ विशिष्ट प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में क्रांति को जन्म देने वाले कुछ अन्य कारण भी बताए हैं। उदाहरण के लिए प्रजातंत्र में कुछ वाग्वीर होते हैं जो जोशीले भाषण देते हैं। वो भी कई बार जोशीले भाषणों से जनता प्रभावित हो जाती है और क्रांति की संभावना बन जाती है। इसी प्रकार धनिक तंत्र के बारे में अरस्तु ने बताया है कि धनिक तंत्र में यदि जनता के प्रति अन्याय युक्त व्यवहार होता है तब भी वह क्रांति को जन्म देता है, या फिर धनिक तंत्र में शासकों में फूट डल जाती है या दलबंदी हो जाती है तो वो भी क्रांति को जन्म देने का एक कारण है। कुलीन तंत्र में सत्ता बहुत कम लोगों तक सीमित हो जाती है। उसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हावी हो जाती है तथा विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य का अभाव रहता है। इसलिए क्रांति का उद्भव हो जाता है। इसी प्रकार संवैधानिक तंत्र में सर्वसाधारण द्वारा अपने आप को शासक के समान योग्य एवं गुणी समझने के कारण जनता क्रांति कर देती है। निरंकुश या अत्याचारी तंत्र में सर्वसाधारण के प्रति अत्याचारपूर्ण व्यवहार होता है, इसलिए क्रांति की संभावना बन जाती है। विरोधी प्रवृत्ति वाले राज्य अगर हस्तक्षेप करते हैं तब भी क्रांति को
बढ़ावा मिलता है और क्रांति हो जाती है। इस प्रकार अरस्तु ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है और क्रांतियों के दो प्रकार के कारण उन्होंने बताए, सामान्य कारण और विशेष कारण, जिन पर हमने चर्चा की। और साथ ही अरस्तु ने विशिष्ट शासन व्यवस्थाओं में क्रांति होने के कारण पृथक से बताए, जिन पर भी हमने चर्चा की। इसके बाद हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे क्रांतियों के प्रतिकार के उपाय। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।